स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। जब तक खाड़ी युद्ध चलता रहेगा मुझे तो लगता नहीं कि हम लोग किसी और विषय पर बातचीत कर पाएंगे। हालांकि हमारे देश में चुनाव भी चल रहा है, लेकिन चुनाव में किसी की दिलचस्पी नहीं है। मीडिया पर चुनाव तकरीबन गायब है। केवल प्रिंट मीडिया के अखबारों में चुनाव की खबरें छपती हैं। और खाड़ी युद्ध इतना गंभीर है, इतना संगीन है और हम सब लोगों की जिंदगी और दिमाग को इतना प्रभावित कर रहा है कि उन खबरों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं सही बात कहूँ। हमारे साथ भी वही लागू होती है बात। लेकिन हम्म, मुझे हैरानी होती है कि हमारा जो नेतृत्व है जी। वो उनका पहला प्रायोरिटी जो है हम्म, जाके प्रचार करना, वोट हम्म, बटोरना, हम्म, जिस तरह से भी हो सके करते करते जीत निश्चित करनी है उन्होंने। जी। भले ही और फ्रंट्स पे हार जाए, हाँ, इलेक्शन जीतते रहना चाहिए उनको। इलेक्शन जीतते रहना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन ये बताइए विनोद जी, आप तो भारतीय लोकतंत्र के साथ साथ अमेरिकी लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, काफी जानते हैं, इतिहास को भी जानते हैं। आपने बहुत से राष्ट्रपतियों को देखा है, उनके आचरण को देखा है आपने, और बहुत से विदेश मंत्रियों को भी आपने देखा है, रक्षा मंत्रियों को भी वहां के देखा है। ये बताइए कि ये डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है? गालियां बक रहे हैं। और पहले तो वही बात उनकी बहुत आपत्तिजनक थी कि वो ईरान को स्टोन एज में, पाषाण युग में पहुंचा देंगे। वो तो बहुत आपत्तिजनक बात थी। और अब वो बाकायदा एफ वर्ड और बी वर्ड इन सबका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन गालियों को यहाँ नई परख के मंच पे दोहराना नहीं चाहता, कोई भी नहीं दोहराना चाहेगा। और ईरान ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है। ईरान ने जवाब ये दिया है कि हमको पाषाण युग में पहुंचाने की बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की बचकानी बच्चों की तरह बोल रहे हैं ये बच्चे भी, हालांकि इस तरह की गालियां नहीं बोलते, लगता है वो पहले से ही पाषाण युग में पहुंच गए, स्टोरेज में पहुंच गए। तो ये क्या ठीक है? मैं डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे ओबामा के मुकाबले और दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले कम पढ़ा लिखा राष्ट्रपति हमेशा मानता था। वो तो एक बिल्डर हैं, और बिल्डर होना कोई गलत बात नहीं है। बिल्डर हम सब लोगों को चाहिए, हर समाज को बिल्डर चाहिए। लेकिन व्यापारी हैं, व्यापारी होना भी गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं और सर्वोच्च पद के लिए प्रतियोगिता करते हैं और उस प्रतियोगिता में सफल भी होते हैं, एक बार नहीं, दो दो बार सफल होते हैं, कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की ये। मतलब उनकी जो दृढ़ता है, अड़े रहने की जो है, और राजनीति में घुस के नया व्यक्ति होने के बावजूद इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाली बात जो है, वो काबिल तारीफ थी। लेकिन ये तो जितनी भी प्रतिष्ठा उन्होंने थोड़ी बहुत जो अर्जित कर पाई थी, उसका उन्होंने पूरी तरीके से जनाजा निकाल दिया। डॉक्टर साहब, मुझे उनकी तारीफ करने में हिचकिचाहट होती है। जिस तरह से मुझे अपने कुछ नेताओं की तारीफ करने में हिचकिचाहट होती है। जी। इलेक्शन जीतना अपने आप में उपलब्धि हो सकता है, लेकिन आपके वो सार्थक पॉलिटिक्स का नमूना नहीं है। इनकी राजनीति कितनी सार्थक है डोनाल्ड ट्रंप की, उसकी नुमाइश तो हम देख ही रहे हैं उस मुल्क में। इनका जो पूरा कैंपेन था कि अपनी जनता को, जो अपनी सपोर्ट बेस है, उसको, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, इमिग्रेंट्स है, ये देश जो है इमिग्रेंट्स ने बनाया। अमेरिका वो देश है जिसको कि दूर दूर देशों से फंसे हुए लोग आए वहां से, और हम उस देश में बस गए। एंड इट हैज बीन, दैट कंट्री हैज बीन बिल्ट बाय इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स। वहां पर उनकी अपनी जो कोई पॉपुलेशन ने उसको बिल्ड नहीं किया, सबने मिला जुला इसका ट्रंप का परिवार भी बाहर से आया है। ये सारे खुद बाहर से आए डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें मुझे कोई बताइए कि कोई ऐसा नेता वहां बताइए जिसके फॉरेन रूट्स ना हो, या वो बाहर से ना आए, उसके पूर्वज ना आए। और इसने जो वहां पर एक एलियंस के प्रति, सो कॉल्ड एलियंस का एक जो नमूना पेश किया, उनके प्रति जो घृणा भरी अपने देश के लोगों में, उनमें कुछ लोग होते ऐसे थे जो अनैतिक तौर पे घुस के आ गए थे, और उनके साथ सख्ती की जरूरत थी। लेकिन जिस तरह से उनके साथ सलूक हो रहा है, जैसे कि उन्होंने हमारे पंजाब के कुछ लोगों को जब बेड़ियों में डाल के भेजा था,
तो हमारा पूरा देश उत्तेजित हुआ था। बस साहब आप जानते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी टू ट्रेवल कंट्रीज एंड ट्रांसेंड बॉर्डर्स, नौकरी की तलाश में, रोजी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, सस्टेनेंस की तलाश में, ये सदियों पुराना है। ये उतना ही पुराना है जितनी ह्यूमन काइंड है। इसलिए अमेरिका में पहले जो उनके लीडर्स होते थे वो ये कहते थे कि भाई अगर इन लोगों को हम शरण देके इनको अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, इनकी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे देश के निर्माण में, तो हमको वो करना चाहिए। लेकिन अब वक्त बदल गया है। हो सकता है कि वहां पर एक जमाने में अमेरिका यूज्ड टू बी द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर में कानून व्यवस्था कायम करने का उसने ठेका ले रखा था, और उसके पास अपार धनराशि भी होती थी, और बाहर से जो लोग आ जाते थे तो उनको रोटी प्रदान करने के लिए उनको अपनी जनता का पेट नहीं काटना पड़ता था। लेकिन अब जो इकोनॉमी है वहां की, वो शायद उस बोझ को नहीं सफर कर सकती, नहीं सहन कर सकती, और उसके चलते एक मूड बना उस मुल्क में कि भाई हमको जो एलियंस है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो उनको जो अनैतिक तौर पे आए हुए हैं उनको हमको वापस भेजना चाहिए, उनको निकालना चाहिए। और उसमें बाइडेन ने भी बड़ी मदद की, जिस तरह से डेमोक्रेटिक रिजीम ने उन लोगों को वो बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होने दी, बहुत सी चीजें नहीं होने दी, जिसके चलते जनता में एक रोष भरा हुआ था, जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है शुरू में जब आया था तो उसने कहा था मैं फॉरएवर वॉर्स के खिलाफ हूं। और ये डेमोक्रेट जो है इन्होंने हमको फॉरएवर वॉर्स में फंसा रखा है। ये जो पैसा इन लड़ाइयों पे खर्च होता है, मैं देश की डेवलपमेंट के लिए, अपनी जनता के लिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, ये अलायंस थी ना उसकी। आज के दिन अमेरिका द ग्रेट इज अ सब्जेक्ट ऑफ बिरेटिंग। दुनिया भर में बिरेट हो रहा है। जो ग्रेट था वो दुनिया भर में बिरेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपकी करतूतों के कारण। और अब आप गाली गलौज पे उतरे हुए हैं। आप जैसे हमारी हिंदी में भाषा में बोलते हैं एमसीबीसी कर रहे हो। ये एमसीबीसी की भाषा आप कहां से लाओगे डोनाल्ड ट्रंप? आप मुझे बताइए कि आपने जो लड़ाई शुरू की 28 फरवरी को, उसका दूसरा दौर, तीसरा दौर, उस लड़ाई में आपकी उपलब्धियां क्या है? आप हमको बताइए। वेयर हैज अमेरिका गेन्ड इन दैट वॉर? इससे पहले आपने जून में शुरू की थी, 12-13 दिन की लड़ाई लड़ी। उसके बाद आप एक डिटर्मिनेशन पे पहुंचे थे कि हमने उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उनकी जो न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, उसको ऑब्लिटरेट कर दिया, तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद आपने इस माह फरवरी में बोला कि भाई वॉर वॉज इमिनेंट, देयर वाज इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका। कैसे इमिनेंट थ्रेट होगी अमेरिका को? आपने कभी एक्सप्लेन किया? देयर वाज नो इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका। और एनालिस्ट जो अमेरिका में है, दे हैव कम टू नाउ अ कंक्लूजन, डॉक्टर प्रोफेसर, कि ये जो लड़ाई लड़ी है इजराइल की प्रोडिंग पे लड़ी, क्योंकि इजराइल इस निष्कर्ष पे पहुंच गया था कि जिस क्षीण अवस्था में आज के दिन ईरान का निजाम है, जिस क्षीण अवस्था में उसकी फौज है, जिस क्षीण अवस्था में उसका पूरा स्ट्रक्चर है, उस पे अगर हम अटैक करते हैं तो वहां पर हम गवर्नमेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ला सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने जब दोबारा अटैक किया और वहां जनता को आह्वान दिया कि खड़े हो जाओ और आप निजाम बदल दो, चेंज द गवर्नमेंट, पलट दो सरकार, वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और इनकी आह्वान को क्या सुनते, वो उनके मन में वो जो बना एक भाषा, जो राष्ट्रवाद की जो भावना जागी। एनी कंट्री अंडर वॉर, हमने देखा है 71 की लड़ाई में देखा, 65 की लड़ाई में देखा है, लोग अपना गहना देते थे, औरतें अपना गहना दें इंदिरा गांधी को 71 की लड़ाई में। क्यों? आपने कभी सुना है कि भारत की महिलाएं अपने गहने का त्याग करते हैं, अपने मंगलसूत्र दे हैं? क्योंकि वो जो राष्ट्रवाद जगता है लड़ाई के दौरान, जब देश को एकजुट करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है।
अगर आप ईमानदारी की प्रिंसिपल लड़ाई लड़ रहे हो। अमेरिका प्रिंसिपल लड़ाई नहीं लड़ रहा है। अमेरिका जो है ये गाली गलौज कर कर ऐसे ऐसे मुल्क के साथ इसने लड़ाई मोल ली है जो इसकी धमकियों से, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरेगा नहीं। अब हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स मैं पूछना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप से, क्या है? इसकी अचीवमेंट 0 है। सिंपल बात यह है कि जो तेल पहले $1-1.5 का एक गैलन मिलता था, आज $4 का मिल रहा है। मतलब हमारा जो 1 लीटर तेल होता है वो $1 का है, वहां हमारा जो लीटर है वो $1 का है। गैलन में 4 होते हैं लीटर, 4.25 3.8 लीटर का अमेरिकी गैलन होता है, 5 लीटर का इंडियन गैलन होता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि $1 से ज्यादा का वहां पर तेल बिक रहा है पर लीटर। ये इन्होंने प्रॉमिस किया था अपनी जनता को कि हम एनर्जी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, आपके बर्डन रिड्यूस करेंगे और आपको एक नई अच्छी लाइफ देंगे जिसमें कि सब मेक अमेरिका ग्रेट हो जाएगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाज हिज स्लोगन, मागा। अमेरिका आज के दिन ग्रेट है क्या? वो तो बिरेट हो रहा है जगह जगह, हम जैसे हमने बात की। दूसरी बात, इसमें गेनर कौन है? क्या अमेरिका की जनता है? क्या अमेरिका है खुद गेनर? नो। आज के दिन इसमें गेनर है रूस, जिसका तेल पहले इसने बिकना बंद कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने वो वेवर दे दिया है, आप तेल बेचो, हाई सीज पे जो तेल है लाके आप बेच दो। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज थी जो पहले खुली हुई थी, अब ब्लॉक्ड है। अब उस पर टोल टैक्स लगा रहा है ईरान, और टोल टैक्स है मतलब $200 million पर शिप। मतलब millions and millions of US will be bought by them, will be earned by them to revive their war machine, to revive their economy। और तीसरा गेनर है चीन, जिसकी ग्रीन टेक्नोलॉजी दुरुस्त है, अप टू डेट है। वो एनर्जी क्राइसिस से उसकी इकोनॉमी इंपैक्ट नहीं हो रही। उसका तेल मजे मजे में आ रहा है, युआन दे के वो अपना तेल ला रहा है। युआन में उसको एंट्री मिल रही है, युआन में ऑयल की ट्रेड कर रहा है वो। इससे बड़ा कोई झटका हो सकता है कि डॉलर ट्रेड, जो बंधुआ डॉलर ट्रेड थी ऑयल के लिए, आज के दिन युआन में वो ट्रेड हो रही है और वो रास्ता खुल गया जी। तो अमेरिका तो हर तरह से लड़ाई हारा है अभी तक। और ये कहते हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो आप। वो कहते हैं कि हम खोल देंगे, हमको वॉर ऑपरेशंस दो, हमको जो वॉर में डैमेज हुए हैं उसकी भरपाई आप करो। ये कहता है कि मैं बम लगा के उड़ा दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपकी एनर्जी सब पे बम गिरा दूंगा। वो सिर्फ एक मुल्क के नहीं है भाई, उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो एक दुनिया भर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो कर्ग आइलैंड में जो तेल निकलता है वही तो बेचता है वो। बिल्कुल। आपने जब उसके खिलाफ रोक लगाई तो आपने एक तरह से सैंक्शंस लगाई कि भाई आप बेच नहीं सकते। वो सारा खुद थोड़े कंज्यूम कर रहा है। ये ग्लोबल रिसोर्सेज है जो जिन पे सॉवरेंटी आज के दिन कुछ मुल्कों की। और अगर आप एक ग्लोबल ऑर्डर में जिंदा रहते हो एज अ सिविलाइज्ड कंट्री, तो आप उन पे दबाव डाल सकते हो कि आप तेल की दाम कम कीजिए, ऑयल के प्राइसेस किस तरह से कंट्रोल होंगे, सब मिलके बैठ के वहां बातचीत करें। तो चीन भी इसमें गेन किया। और कौन इसमें लूजर कौन है? रशिया इज गेनर, चाइना इज गेनर एंड इवन ईरान इज गेनर, बिकॉज नाउ द काइंड ऑफ मनी दे आर मेकिंग, वो पैसा तो उनके पास पहले नहीं था लड़ाई शुरू होने से पहले। इसमें लूजर कौन है? सिर्फ सबसे बड़ा लूजर इसमें यूरोप है। भाई यूरोप को आप कह रहे हो कि आप लड़ाई में आ जाओ, आप नेटो अलायंस को बोल रहे हो कि आप लड़ाई में ज्वाइन कर जाओ। नेटो इज अ डिफेंसिव अलायंस। नेटो ने कोरियन वॉर नहीं लड़ी, नेटो ने इराक की लड़ाई नहीं लड़ी, वियतनाम की लड़ाई एज एन अलायंस नहीं लड़ी। इराक की लड़ाई में एक जॉर्ज बुश ने एक अलायंस बनाई थ्रू द गुड ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसको आपने तबाह कर दिया यूएन को।
किसी को सुनता नहीं आज के, सिर्फ आपके चलते। और आज के दिन अगर आपको यहाँ से निकलना है इस मुसीबत में से, जिसको कहते हैं ईरान वॉर ऑफ अमेरिका, तो आपको यूनाइटेड नेशंस को रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि एक ग्लोबल एक रेजोल्यूशन पास करके एक ग्लोबल कॉन्सेंसस बना के ईरान पे दबाव डालिए। उसका आइसोलेशन कैसे होगा ईरान का? ईरान तो यूनाइटेड नेशंस के जरिए ही आइसोलेट हो सकता है। आज के दिन तो रूस उसके साथ है, आज के दिन ईरान उसके साथ है। हमारी सरकार भी कह रही है कि हमारा वो जो शिप आया था, वो जो हम तेल लेके हमारी तरफ आ रहा था गुजरात की तरफ, वो वापस मुड़ा नहीं था। वो तो पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारे पास परमिशन है। तो अमेरिका के, भारत के पास भी परमिशन है वहां से तेल लाने के लिए। तो रूस का तेल आने की परमिशन है, उसका भी सैंक्शन लिफ्ट हो गई है। तो ये लोग तो पैसे बना रहे हैं जिनको आप वीकन करना चाहते थे सैंक्शंस के जरिए। तो आप इस लड़ाई में आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज हैं, अबे जी जो जीसीसी कंट्रीज हैं, वो ये जो पैसा अर्जित कर रही थी, उससे सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, अपना मॉडर्नाइजेशन प्लान बनाया मोहम्मद बिन सलमान ने, MBS ने, और उसमें इतनी बड़ी बाधा पैदा हो गई उसमें। और उन्होंने इस लड़ाई के चलते ही अपना एक म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट वो पाकिस्तान के साथ साइन किया। आप पे विश्वास नहीं था उनको, उन्होंने पाकिस्तान से साइन किया। और क्योंकि आपने तो जाहिर कर दिया, आपने तो प्रूव कर दिया उनको, उनके जो जितने शक और शुबा थे आपने प्रूव कर दिए कि आप किसी भी मुल्क को ईरान के अटैक से बचा नहीं सके, ना सऊदी अरेबिया को, ना कतार को, ना UAE को, ना कुवैत को, और किसी मुल्क को। तो और ओमान जो है, जो कि पीसनिक था, जो कि पीस एफर्ट्स लीड कर रहा था, वो लगातार आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो जहां पर आपका वर्चस्व था, एक छत्र हुक्म चलता था जिस खित्ते में, खाड़ी में, जो कि ऑयल रिच खाड़ी थी और एक तरह से सोने की खान थी, इफ यू कंसिडर ऑयल टू बी गोल्ड, वो वहां पर आपका प्रभुत्व खत्म हो गया। यू आर नॉट अ रिलायबल कस्टमर, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वहां नहीं चलती। तो जितना भी ऑर्डर बना रखा था, इतने हुक्मरानों ने, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी एक एडमिनिस्ट्रेशन की अचीवमेंट नहीं थी, वो सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस की अचीवमेंट्स थी, जिसमें जिसको इस अनपढ़ व्यक्ति ने, जिसको कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, उसने तबाह कर दिया। और दूसरा व्यक्ति जो इसकी नाक में नकेल डाल के इसको घुमा रहा है, एज अ पोमरेनियन आउट फॉर अ टेकन आउट फॉर अ वॉक इन द पार्क, ये जो पोमरेनियन जिसका बन के घूम रहा है, वो जिसका नाम, जो पिटबुल है, जिसका नाम है नथान्यू, उसका एक ही एजेंडा है, कंप्लीट एंड टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। वो सोचता है कि ये करके ही मैं इलेक्शन जीत सकता हूं। तो इसकी आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में इसकी जो फेट को सुनिश्चित करके कि हारेगा ये, वो अपना इलेक्शन पक्का कर रहा है। तो इस आदमी को समझाने वाला कोई है नहीं। और इसका जो वॉर सेक्रेटरी है, पीट हेग्सेट, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज कवर्ड बाय प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। एनी एक्शन ही टेक्स एज प्रेसिडेंट ऑफ US, उसके लिए देयर आर नो रिपरकशंस फॉर हिम। लेकिन ये इसके वॉर सेक्रेटरी पे लागू नहीं होता है, अनलेस ऑफ कोर्स बिफोर डिमिटिंग ऑफिस ही अकॉर्ड्स हिम पार्डन। तो पीट हेग्सेट तो अपने इस पे डिपेंडेंट हो गया, तो इसको सलाह क्या देगा? और मार्को रूबियो जो है, उससे कोई वॉर की बात पूछो तो कहता है वॉर सेक्रेटरी नोज इट बेटर। आप देख रहे हैं सरकार कैसी चल रही है। हाँ। तो उसके मार्को रूबियो बोल भी नहीं रहे, मार्को रूबियो बोल भी नहीं रहे, वो कलबंद आदमी है इन सब में। सबसे ज्यादा कलबंद आदमी वो है। लेकिन वो क्या करे, वो भी निस्सहाय है, वो बेबस है भाई। उसकी हालत जो है, हालांकि वी आर मोर इंटेलिजेंट, उसकी हालत बेचारे की कड़ी जिंदा टाइप हो गई है। वो तो कड़ी जिंदा क्वेंट्रम में है ना।
कि हमारे मंत्री हैं जो कड़ी निंदा कर देते हैं, बस उसके आगे कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो है, ये तो कड़ी निंदा भी नहीं कर पाता और इसको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। सो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बुरी हालत में। और दूसरी बात कि आप देखेंगे आने वाले वक्तों में कि इस वॉर को रुकवाने में अगर कोई कंट्रीज मदद कर सकती हैं, ये वही कंट्रीज हैं जिनको कंटेन करने के लिए इसने यूक्रेन की मदद की। यूक्रेन इज द अदर लूजर इन दिस वॉर, लेकिन उसको तो पोएटिक जस्टिस मिल गया कि यूक्रेन जो कल तक असला मांग रहा था अमेरिका से, आज के दिन ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद कर रहा है जीसीसी कंट्रीज की। तो उसका मुकाम आज के दिन गल्फ में डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा है ज़ेलेंस्की का, कि भाई वो कम से कम हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा है और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिसके चलते जिसकी हमें जरूरत थी। और इसके जो बड़े बड़े रॉकेट्स हैं वो तो किसी काम के है नहीं, क्योंकि वो 8,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर दूर उनकी मार तो है, लेकिन ये जो हमारे पास आ रहा है चल के प्रोजेक्टाइल, उसको हम कैसे निरस्त करें, उसको कैसे हम उसको कैसे निगेट करें। तो हो क्या रहा है कि ना लड़ाई तमीज से लड़ी जा रही है ठीक तरीके से, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम कर रही है। जो इन्होंने पॉलिसीज रखी थी वो सब पॉलिसीज वापस लेनी पड़ रही हैं कि तेल नहीं बेचने देंगे, अब बेचने देने पड़, क्योंकि they should maintain adequate supply of oil in order to keep the prices under check. ये दुनिया में इसको तो अभी भी वर्ल्ड पुलिसमैन बन रहा है। इसकी देखिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाएगी नहीं ना अमेरिका की। So he has to play the role of a world policeman, and at the same time it has to be an aggressor state against Iran. That is called अंग्रेजी में caught in a cleft situation. दो पार्टों में फंस गया है डोनाल्ड ट्रंप और इसीलिए गाली गलौज कर रहा है। और इसके गाली गलौज से कुछ सुधरने वाला तो है नहीं। आज शाम का 11:30 बजे आप सुन लीजिएगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे टाइम से रात को 11:30 बजे। वो देखेंगे, जागना पड़ेगा देर तक, लेकिन वो देखेंगे। देखिए उसमें हो सकता है इवेंचुअली कुछ सिर पैर हम निकाल ना पाए, क्योंकि जिस तरह की इसकी भाषा है, रैम्बलिंग बात करता है, इसको पता ही नहीं रहता कि बोल क्या रहा है। तो हो सकता है उसकी इंटरप्रिटेशन बाद में मार्को रूबियो हमको दे दे ट्वीट के साथ। पिछली बार भी उसने यही किया था। तो आप उनकी व्यथा देखिए। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, which is the second most important position in the American administration after the president and the vice president, उसकी क्या हालत है। और जो इसका वॉर सेक्रेटरी है वो तो पत्रकार है आप और हमारी तरह, उसको तो अंधे के हाथ बटेर लगी हुई है। जैसे हमारे यहाँ भी कई अंधे हाथ में बटेर लेके घूम रहे हैं ना हमारे पत्रकार बंधु, तो ये वैसा ही अंधा है जिसके हाथ बटेर लगी हुई है। और देखते हैं कि ये कब तक लास्ट करता है, क्योंकि अगर मामला बुरी तरह से फंस गया तो आई कैन अश्योर यू कि ही वुड बी द नेक्स्ट फॉल गाय आफ्टर पैम बॉन्डी। ही वुड बी द नेक्स्ट he would be the next fall guy। और इसने वो जो अपनी दूसरी महिला जो इसकी जो वो थी तुलसी कबाड़, हाँ तुलसी कबाड़ नहीं, तुलसी कबाड़ तो है, वो दूसरी जो इसकी जो इसकी एक और अहम पोजीशन पे अनदर वुमन ही सैक्ड, ही पैम बॉन्डी को सैक किया। तुलसी कबाड़ तो भी है, अटॉर्नी जनरल थी। हाँ अटॉर्नी जनरल नहीं, पैम बॉन्डी अटॉर्नी जनरल थी। पैम बॉन्डी अटॉर्नी जनरल, तुलसी कबाड़ तो एनआईए है, उसकी इंटेलिजेंस चीफ है, सीआईए की इंचार्ज है। हाँ वो नहीं, वो नेशनल इंटेलिजेंस की इंचार्ज है, नेशनल इंटेलिजेंस, सीआईए भी उसी के अंडर आता है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि ये द होल सिस्टम हैज बीन टॉर्न अपार्ट बाय द इडियोसिंक्रेसीज ऑफ दिस मैन। इसकी जो इसको अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी कर देता है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर दें बैक ऑफ द, आज के दिन इसने $1.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट मांगा है कांग्रेस से, और रोज ही स्पेंडिंग $2 बिलियन ऑन द वॉर।
No, 2 billion US dollars means 200 crore rupees every day. 200 करोड़ रुपए रोज ये वहां पर जला रहा है, और इसको 1.5 ट्रिलियन US डॉलर चाहिए, और उसके एडिशन में इसको 200 बिलियन US डॉलर चाहिए फॉर द वॉर, फॉर फाइटिंग द वॉर। इस सब के चलते how will he be able to reach the relief to the people of America, जिनके लिए उसने तेल जो था वो $4 पर बैरल कर दिया है, 1 से 4, एक से थोड़ा ज्यादा था, उससे दुगना कर दिया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 2 से 4, 4.25 हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अनेबल टू हैंडल दिस वॉर, ही इज बिटन मोर देन ही कैन च्यू। काट तो लिया उसने, बटका तो भर लिया है, लेकिन इससे निकला नहीं जा रहा। अच्छा, तो आप एक जिज्ञासा और है कि ये जो ट्रंप का पूरा खेल है, आखिरकार कुछ ना कुछ तो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसकी जो मैडनेस है उसमें एक मेथड है, उसमें एक मेथड है। अच्छा, अब वो मेथड क्या है? वो मेथड एक जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मेथड ये है कि अमेरिका में पिछले 15-20 साल में एक हार्ड लाइन लॉबी पहले भी थी, लेकिन अब वो बहुत मजबूत होकर उभर आई है। पीटर हेगसेट है, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये सब लोग एक बहुत ही हार्ड लाइन लॉबी है इनकी। रेसिस्ट हैं ये लोग, रेसिस्ट हैं, हार्ड लाइनर हैं, और आइसोलेशनिस्ट अमेरिका के पक्षधर हैं, मतलब जो है, और इंपीरियलिस्ट आइसोलेशनिस्ट अमेरिका के पक्षधर हैं। तो इसके पीछे एक बहुत, और यहूदी लॉबी भी काम कर रही है जो अमेरिका में बहुत बड़ी मनी बैग है, बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है। तो ये आखिर क्या है? मतलब इसको लगता ही है, क्या इसे कहीं यकीन है कि हम नवंबर के चुनाव में भी हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है इससे? देखिए, ऐसा है कि कुछ गैलप पोल्स ये इंडिकेट करते हैं अभय जी कि इससे तो लोगों का मोह भंग हो गया है, लेकिन डेमोक्रेट्स के लिए मोह पैदा नहीं हुआ है। ये एक गैप है, और वो गैप जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी। बाइडेन के बंदोबस्त ने काफी नुकसान किया है डेमोक्रेटिक पार्टी, किया है, लेकिन इसने इतना नुकसान रिपब्लिकन पार्टी का कर दिया है कि द चांसेस ये रूल आउट नहीं कर सकते कि लूज कर जाएं रिपब्लिकन्स कांग्रेस में और सेनेट में। इनकी जो मेजोरिटी है, 2/3 मेजोरिटी है इनकी, बड़ी स्मॉल मेजोरिटी है। जिस दिन ये मेजोरिटी वो हार गया तो ये तो लेम डक हो जाएगा, इसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आएगा 100%। ये बोलता था ना लोगों को, उसने कहा कि दे विल इम्पीच मी इफ यू आर नॉट मेक माय कैंडिडेट्स विन। तो वो जो बोलता था वो यथार्थ हो जाएगा, सच हो जाएगा अगर ये मेजोरिटी लूज कर जाता है, जिसके की चांसेस हैं। हालांकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट इज परसीव्ड, स्टिल नॉट परसीव्ड टू बी द बेस्ट चॉइस, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ अनदर चॉइस ये डेमोक्रेटिक पार्टी इसको गेन कर सकती है। और इसकी जो ग्राफ गिर रहा है कि 33% करीब लोग कहते हैं कि भाई इसने इकोनॉमी ठीक हैंडल की है, उतना ही कोई 32-33% कहते हैं लड़ाई सही लड़ रहा है, नेगेटिव हो गई है इसकी रेटिंग। तो इसलिए इतना जो इसका किसी सिटिंग प्रेसिडेंट का ग्राफ गिरना वो चिंताजनक बात है, और वहां पर ये डिस्कशन चल रही है अमेरिका के भीतर। और दूसरा, ये जो 1.5 ट्रिलियन डिफेंस बजट और 200 बिलियन ये स्पेशल एलोकेशन मांग रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये पैसा तो जनता के जेब में से निकाल के लड़ रहा है ना, ये अपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ी पैसा निकाल के लड़ रहा है। इसकी जो कॉर्पोरेट एंटिटी है, ट्रंप कॉर्पोरेट एंटिटी, उससे थोड़ी निकाल के लड़ रहा है। तो प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अमेरिका का पैसा लुटाया, उसने अमेरिका की इज्जत लुटा दी है, और आज के दिन अमेरिका को इतना निस्सहाय कर दिया है कि अमेरिका को अब मदद मांगने की जरूरत पड़ रही है नेटो से। यूरोपियन जिन पे वो तंज कसता था, जिनका मजाक उड़ाता था अमेरिकन का, यूरोपियंस का, कि ओ सो यू हैव ऑफर्ड टू सेंड हेल्प आफ्टर वी वन द वॉर। ये बोला था ना उसने मार्क स्टाइमर को, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को, ये बोला था। इसने उसका बोला था मोहम्मद बिन सलमान को कि नो किसिंग माय आस,
he has used he has abused and insulted several world leaders in every which way. तो इसके चलते Japanese are also complaining, Australians are also complaining. अरे Australians are standing up against him. इसको सही तो उसकी जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, उस सब जिसको ये बहुत पसंद करता था, मतलब इसकी मानसिकता के और लोग भी पसंद करते थे, लेकिन ये उसको बहुत पसंद करता था, तो मेलोनी को, तो मेलोनी जो है उसने भी मना कर दिया कि आई एम नॉट टू अलाउ आवर bases in our country to be used in this war. उसने तो ओवरफ्लाइट भी परमिट नहीं किए अपनी कंट्री से. तो देखिए, दिस इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप अभय जी, कि अपने राष्ट्रहित में लोग खड़े होकर इस कॉस्ट पे भी खड़े होकर बोल रहे हैं. हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो जाए, लेकिन जब बोलने की जरूरत है तो खड़े होकर बोल रहे हैं. इससे हमारे नेतृत्व को सीख लेनी चाहिए. बिल्कुल, कि आपको यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन. इंडियन लीडरशिप से तो श्रीलंका की लीडरशिप ज्यादा मजबूत साबित हुई. देखिए, मैं अब मानना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बड़ा हतोत्साहित हूं कि वी हैव सोल्ड आवरसेल्व्स वेरी चीप इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी. हम कोई इतना निरीह मुल्क है क्या? इतना बड़ा हम डेमोक्रेसी है, 1.4 बिलियन लोग हैं हमारे पास, तो हम क्यों इतनी निरीह आत्मा की तरह याचक बन के इनके सामने बैठ गए थे जाके? तो ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं उनको ये विवेचना करनी चाहिए कि जो हमारा एंगेजमेंट का स्टाइल रहा है विद अमेरिका, उसमें बदलाव की जरूरत है. हमारी नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना पे कोई रिश्ता नहीं बन सकता जी. हर राष्ट्र का आत्मसम्मान होता है, उसको बचाकर, उसको सजाकर, उसको संभाल कर, और उसको एक लीवर बना के आप और मुल्कों से रिश्ते बनाएं कि अगर आप हमको ये लाइन क्रॉस करने को बोलेंगे तो हमारे देश के लोगों को पसंद नहीं आएगा, और हम लोकतंत्र हैं और हम लोगों को जवाब दें, ये हम नहीं कर सकते. बड़ा अच्छा बहाना होता है जी. I will not be able to sell this policy to my people. And if my people are angry with me, I will not be having this government which enables me to listen to you and do things to help you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार विश्लेषण किया आपने. और मैं समझता हूं कि ये तो जिस तरह का हम लोगों का ये एपिसोड है चर्चा का, इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाकाबिलियत के कारण, अपने झक्की स्वभाव के कारण, और अपने अहंकार के कारण, अपने नस्लवाद के कारण, और एशियाई देशों को कमतर निगाह से देखने के कारण कुल मिलाकर अपना कबाड़ा किया है. अरे एशिया पैसिफिक आज के दिन कहाँ इंडो पैसिफिक चला गया? हाँ, सही बात. जहां पर हमारा सीधा सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस होते थे, वो बनाया गया था चीन को कंटेन करने के लिए. उस पे ध्यान है क्या इसका? क्वाड की मीटिंग होने की संभावना है क्या जल्दी? कुछ नहीं. भाई, जितने भी और अहम चीजें थी उससे इसका ध्यान हट गया, यूक्रेन से हट गया. तो पुतिन हैप्पी है, तेल बेच रहा है और अपना मशीन मजबूत कर रहा है लड़ाई की यूक्रेन के खिलाफ. यूक्रेन भी अपना वो धंधा कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला दी उसने, जो उनकी छोटे तैयारों की, छोटे ड्रोन्स की, कि भाई आप खरीद लो मुझसे, क्योंकि मेरे पास ये है और मेरे पास ये एक्सपीरियंस भी है कि हाउ टू शूट डाउन द प्रोजेक्टाइल्स व्हिच आर बीइंग फायर्ड टुवर्ड्स अस. उनके पास तो थी नहीं, वो तो सोच रहे थे सबका, सारे विद्युता का एक ही जगह पे भंडार है, वो अमेरिका के पास. दिस एक्सपीरियंस ऑफ वॉर हैज प्रूव्ड दैट द बिगेस्ट फेलियर हैज बीन द अमेरिकन वॉर मशीन, जिसके पास जवाब नहीं है. एक किताब छपी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इकोनॉमिक इश्यूज पे थी. आज के दिन लिखा जा सकता है कि स्मॉल इज पावरफुल इन वॉर, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय ईरान, एंड बिफोर देम इट वाज प्रूव्ड बाय यूक्रेन इन द वॉर विद रशिया. तो उसने, उस छोटे मुल्क ने अपनी छोटे टेक्नोलॉजी के बेसिस पर रोक के रखा हुआ था रूस को. उसी तरह से ईरान अमेरिका को रोक के रखा हुआ है.
तो गेम्स ऑफ वॉर हैव चेंज्ड एंड गेम्स ऑफ एंगेजमेंट हैव चेंज्ड। ये बहुत धन्यवाद। पूरा रीराइट करना पड़ेगा सारा सिस्टम वंस दिस वॉर इज ओवर। लवली टॉक, बहुत शानदार आप बोले और बहुत बढ़िया विश्लेषण है। इससे पता लगता है कि किस तरह ट्रंप ने अपने आप को और अमेरिका को दोनों को बहुत जबरदस्त रूप से डैमेज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार को बदनाम कर दिया। बिल्कुल लड़का नालायक निकला ये। हाँ हाँ।